ठीक है, 1 आगे 2 3। हज में कुर्बान होने वाले इतने जानवर कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं? दोस्तों, जिस तरह हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा के बाद ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इंसान के सभी पाप कट जाते हैं, ठीक वैसे ही मुसलमानों के लिए हज की यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये मुसलमानों की सबसे पवित्र यात्रा होती है, जिसे पूरा करने के बाद उनकी जिंदगी के सारे दुख दर्द पाप सब खत्म हो जाते हैं और वो अल्लाह के सच्चे बंदों में शामिल हो जाते हैं। पर दोस्तों, हज की यात्रा पूरी करने के लिए जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, यानी कि जितने हज यात्री मक्का मदीना में जाते हैं वो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उनमें भेड़, बकरा और ऊंट शामिल होते हैं। ऐसे में दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में हज यात्री हज की यात्रा करने जाते हैं, यानी कि लाखों की संख्या में इन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। पर क्या आपको मालूम है कि कुर्बानी देने के बाद इतनी बड़ी संख्या में जानवरों के साथ क्या किया जाता है? इनका मीट किस तरह से इस्तेमाल होता है? क्या इसको बेचा जाता है या फिर उसके साथ कुछ और किया जाता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, हज की यात्रा का महत्व मुस्लिमों की जिंदगी में बहुत बड़ा होता है। ये उनका एक जरूरी धार्मिक काम होता है जिसे हर मुस्लिम मरने से पहले करना चाहता है। हज की यात्रा इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम समर्थ है, यानी कि उसके पास हज की यात्रा करने का साधन मौजूद है, तो उसे अपनी जिंदगी में एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं मालूम, उनके लिए हम आपको बता दें कि हज की यात्रा काबा की परिक्रमा करने से पूरी होती है। दोस्तों, काबा सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में बना हुआ है और यहीं पर हर साल दुनिया भर के लाखों मुस्लिम यात्रा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। हज की यात्रा को पूरा करने के लिए कई सारी रस्में निभाई जाती हैं और उन सभी रस्मों को पूरा करने में 5 दिनों का वक्त लगता है और इन्हीं रस्मों में से एक है कुर्बानी। हज यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब यात्रा पर गया मुस्लिम कुर्बानी करता है। हर हाजी को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए ये करना होता है। अब ये हाजी पर निर्भर करता है कि वो किस जानवर की कुर्बानी करना चाहते हैं, क्योंकि जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उनमें भेड़, बकरा और ऊंट शामिल होते हैं और काबा में जिस दिन ये कुर्बानी दी जाती है वो दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का दिन होता है। अगर हम आंकड़ों की माने तो साल 2016 में 15 लाख मुस्लिम हज की यात्रा के लिए गए थे और फिर ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग हज की यात्रा करना चाहते हैं और जितने ज्यादा लोग जाते हैं उतनी ही ज्यादा कुर्बानी दी जाती है। जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे जानवर काटे जाएंगे तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इनका मीट कहाँ जाएगा। अगर इतने सारे जानवर एक ही जगह पर कट जाएं तो उसका खून भी बहुत बहेगा और फिर जहाँ इन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है वहाँ खून ही खून, मांस ही मांस दिखाई देगा। वैसे दोस्तों, शरीयत का ये नियम कहता है कि हज पर जो हाजी गए होते हैं वो जिस जानवर को काटते हैं, यानी कि जिसकी कुर्बानी देते हैं, उसका एक हिस्सा वो खुद खा सकते हैं और बाकी के 2 हिस्से उसे गरीब लोगों में बांटने होते हैं जो उनके खाने का काम आता है। पर यहाँ एक ही जगह पर इतने सारे जानवरों के काटने की वजह से ना ही हाजी खुद एक हिस्से खा पाता होगा और ना ही इतने सारे गरीब वहां पर होंगे जितनी भारी संख्या में मीट दिया जाता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों का आखिर होता क्या है। हम आपको बता दें कि जब तक सऊदी अरब में इस चीज को लेकर लोगों ने सोच विचार नहीं किया और इसका कोई खास इंतजाम नहीं किया, तब तक मीट इधर उधर बिखरा रहता था और अंत में बर्बाद हो जाता था। पहले जब मशीनें नहीं होती थी तो लोग इन जानवरों को दफन कर देते थे। सऊदी अरब में जिस समय हज यात्रा हो रही होती है उस समय तापमान करीब 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। अब इस कंडीशन में कटे हुए जानवरों के मीट को लंबे समय तक रखना भी सही नहीं है, वरना वो खराब हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये सारी बातें तो पहले भी की हुई हैं, लेकिन अब सऊदी अरब ने इस चीज का इंतजाम कर लिया है कि कैसे कुर्बानी के लिए जाने वाले जानवरों की मीट को काटा जाए और उसे सुरक्षित रखा जाए। 36 साल पहले सऊदी अरब की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट। इस प्रोजेक्ट के तहत कुर्बानी किए गए जानवरों की मीट को उन देशों में भेज दिया जाता है जहां पर भारी तादाद में गरीब मुस्लिम रहते हैं, ताकि मीट खराब ना हो और लोगों को सही समय पर उसका सेवन करने का मौका मिल जाए। वरना तो पहले कुर्बानी किए गए जानवरों के खून और मीट ऐसे बर्बाद होते थे कि पूछे ही मत। लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ता गया वैसे वैसे हज यात्रा में आने वाले हाजी लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी कुर्बानी की संख्या भी बढ़ती रही। और इसी चीज को देखते हुए निर्णय लेना बहुत जरूरी था कि आखिर किया जाए, इस मीट का सही इस्तेमाल कैसे हो। और फिर उन्होंने मीट को गरीब देशों में बांटने की तरकीब निकाली।
दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में कुर्बानी के बाद करीब 10 लाख जानवरों का मीट दुनिया के 24 अलग अलग देशों में भेजा गया। साल 2013 में कुर्बानी किए गए जानवरों की मीट को 28 देशों में भेजा गया, जिसमें एक सबसे बड़ा हिस्सा सीरिया गया था। पर अब और ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है और मक्का में कुर्बानी के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक तैयार कर लिया गया है, जहां से कूपन लेकर मुस्लिम जानवरों की कुर्बानी करवा सकते हैं। इसका फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। मक्का के पास एक बूचड़खाना है जहां जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, यानी कि बस आपको कूपन लेना है और कूपन लेकर आपको आगे बढ़ जाना है। कूपन के आधार पर जो जानवर आपने चुना है आपको उसका पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंट, भेड़ और बकरी इन सभी की कीमत अलग अलग होती है। पैसे जमा करने के बाद आपको आगे भेज दिया जाता है और आप हज यात्रा के दौरान किए जाने वाले दूसरे काम में लग जाते हैं। और जब आपके जानवर की कुर्बानी हो जाती है तो मैसेज के जरिए हाजियों को इस बारे में बता दिया जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कूपन खरीद कर अपने द्वारा चुने गए जानवर के पैसे दे देंगे तो बूचड़खाने में आपके बदले उस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इससे ना ही गंदगी होती है और ना ही खून फैलता है और पूरा काम सिस्टम से बना रहता है, यहाँ तक कि इसका जो मीट है वो भी काम आ जाता है। वरना तो पहले कितना ज्यादा मीट बर्बाद होता था, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लाखों की संख्या में जब जानवर एक साथ कटेंगे तो तबाही तो होनी तय है। अब ये सारा काम सिस्टम से हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये रह गया है कि हज यात्रा के दौरान जो इतने सारे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है कि वो आखिर कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो उन्हें इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि दूसरे देशों से हज यात्रा में चलने वाली इस कुर्बानी की रस्म को पूरा करने के लिए मंगवाया जाता है। सबसे ज्यादा जानवर सोमालीलैंड से आते हैं, जिनकी तादाद करीब 10 लाख के आसपास होती है। दोस्तों सोमालीलैंड के अधिकतर लोग पशुपालन का ही काम करते हैं, लेकिन अब सूडान और ऑस्ट्रेलिया भी सोमालीलैंड को इस मामले में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा पाकिस्तान और बाकी देशों से भी जानवरों को इंपोर्ट किया जाता है, ताकि पहले से ही भारी संख्या में जानवर मौजूद हों और किसी को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। दोस्तों ये थी हज यात्रा के दौरान कुर्बानी में इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की कहानी। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।